हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आज का जो विषय है वो गणतंत्र दिवस से संबंधित है। गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे है, इससे ही रिलेटेड है। दिखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, बहुत सरल सा लग रहा है, लेकिन जब इसकी गहराई में हम घुसेंगे तो ये काफ़ी पेचीदा है। हमारे देश में 2 दिन है। एक 15 अगस्त है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस। और दूसरा है 26 जनवरी, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस दिन लागू हुआ था। तो मेरा मन हुआ कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पे थोड़ा सा गणतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस टॉपिक पे बात की जाए। आम तौर पे लोगों की ये एक धारणा है, एक ये सोच है कि गणतंत्र दिवस को, चूँकि हमारे देश का संविधान है वो लागू हुआ था, इसलिए इसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन असल में ऐसा है नहीं, इतना सरल नहीं है। संविधान का लागू होना और गणतंत्र होना दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी फ़र्क है दोनों में। हाँ, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने का एक वजह यह है कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान लागू होना और गणतंत्र होना दोनों के अंदर है वो काफ़ी अंतर है, तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लोगों को लोकतंत्र और गणतंत्र में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो हम आज इस चर्चा के माध्यम से हम कोशिश करेंगे इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है ये आखिर आया कहाँ से, हमने इसे क्यों अपनाया, इसे कहाँ से अपनाया, और गणतंत्र तक पहुँचने की हमारी जो यात्रा है वो कैसे कैसे रही। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिन हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक है 15 अगस्त 1947। इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, तो इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। एक है 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और इन दोनों के बीच में एक दिन है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे देश का संविधान है वो बन के तैयार हो गया था, तो इसको हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान दिवस बोला जाता है। इन तीनों के बीच में जो अंतर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और इस अंतर को ठीक से समझने के लिए हम 4 कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो 4 कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए अभी समझते हैं। तो चलिए ठीक से बात समझने के लिए हम ये 4 कॉन्सेप्ट समझते हैं, ताकि 15 अगस्त 1947 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक है वो हमारे देश की है वो यात्रा क्या क्या रही है, इसके बारे में हमें सही सही अनुमान लग सके। तो इसके लिए हम 4 कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉलोनी। कॉलोनी, इसे डिपेंडेंसी भी कहा जा सकता है। कॉलोनी का अगर हिंदी में अगर हम अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है उपनिवेश। 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि 14 अगस्त 1947 तक हमारा देश क्या था, एक कॉलोनी था, ब्रिटेन की एक कॉलोनी था। अब इस कॉलोनी का जो किसी राज्य का जो स्टेटस होता है कॉलोनी, वो क्या होता है हम समझते हैं। मान लीजिए एक स्टेट है S1 और दूसरा है S2। देखिए, पॉलिटी की भाषा में स्टेट का मतलब है वो एक देश से है, वो एक कंट्री से हैं, वो किसी स्टेट से नहीं है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, वो उससे मतलब नहीं है। स्टेट का मतलब पॉलिटी में है वो राज्य से है, ठीक है। राज्य मतलब आपका देश, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक देश है, पावरफुल है, वो कंट्री है S1, और दूसरा स्टेट है S2 जो कि थोड़ा कमज़ोर देश है, ठीक है।
अब ये जो S1 जो कंट्री है, S1 जो स्टेट है, इसका S2 के ऊपर पूरा पूरा नियंत्रण रहता है। आपकी विधायिका पूरी इनके नियंत्रण में है, और आपकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इसके अलावा सेना है, सेना भी S1 स्टेट की है, और इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज है, इन सब पे S1 का पूरा नियंत्रण होता है। मतलब ये एक तरह से अगर समझा जाए तो ये गुलामी की एक अवस्था है। S2 स्टेट है, इसके पास में कोई पावर नहीं है, सारी की सारी शक्तियां जो है वो इस S1 स्टेट के पास में है। तो 14 अगस्त 1947 तक हमारे देश की जो है वो हम कह सकते हैं ये हालत थी। हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारी सेना, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो भी थे उसके ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार था, और हम एक कॉलोनी वाली इस स्टेट के अंदर हम थे। कॉलोनी वाली इस जो अवधारणा है इसके अंतर्गत हम आते थे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट को अगर हम हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है संरक्षित राज्य। इस संरक्षित राज्य, इस प्रोटेक्टोरेट में क्या होता है, इसके अंदर S1 और S2 जो स्टेट है इसमें क्या रिलेशन होता है। कुछ मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए रक्षा या सेना हो गई, ये S1 स्टेट की होगी, और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, विदेशी संबंध जो है, वो S1 स्टेट तय करेगा। और इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हो सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन या संचार हो सकता है, जिसमें, है ना। तो ये कुछ 3-4 विषय जो है इसके ऊपर S1 का नियंत्रण रहता है। बाकी S2 जो है आंतरिक रूप से वो है स्वतंत्र है, अपने निर्णय ले सकता है, आंतरिक रूप से अपने जितने भी काम है वो कर सकता है। लेकिन ये कुछ बाहरी विषय जो होते हैं, रक्षा, सेना, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन है, वो S1 स्टेट के अंडर में रहेगा। ठीक है। तो इसको अगर एक हम उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए तो आज़ादी से पहले कुछ रियासतें थी, हमारी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अंग्रेज़ों के अंडर में इसी संरक्षित राज्य के अंतर्गत आते थे। और अगर हम इसको और अच्छे से अगर समझना चाहें तो 1975 से पहले सिक्किम है, वो भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, भारत का संरक्षित राज्य था। 1975 में सिक्किम को भारत में अनेक्स कर लिया, भारत में मिला लिया गया था, लेकिन इससे पहले सिक्किम का जो दर्जा है वो एक संरक्षित राज्य का होता था। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है आपका डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश है वो क्या बन गया, डोमिनियन, ब्रिटेन का। तो ये डोमिनियन जो स्टेटस है ये हमें मिला 15 अगस्त को। इस डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है, देखिए डोमिनियन स्टेटस के अंदर S2 जो स्टेट है ये हर मामले में स्वतंत्र है। ये आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, ये विदेश नीति इसकी खुद की रहेगी, सेना इसकी खुद की है, और हर मामले में ये स्वतंत्र है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जैसे आज के समय में हमारा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो हेड ऑफ स्टेट है हमारे। तो हेड ऑफ स्टेट जो है S2 का वो वही रहेगा जो S1 का है। S1 स्टेट का जो प्रेसिडेंट, या जिस टाइम हम डोमिनियन थे उस टाइम पे किंग जॉर्ज 6 है, वो हेड ऑफ स्टेट्स थे ब्रिटेन के, तो उस नाते है वो हमारे भी हेड ऑफ स्टेट थे। तो हेड ऑफ स्टेट सिर्फ नाम मात्र के लिए है, इसका कोई, इस पे कोई बस नहीं चलेगा।
खाली नाम मात्र के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, खाली कागजी स्तर के ऊपर है वो, एक तरह से इसका हेड ऑफ स्टेट रहेगा। तो बाकी सब मामलों में ये फ्री है, खाली हेड ऑफ स्टेट जो है वो S1 का जो हेड ऑफ स्टेट है वही S2 का हेड ऑफ स्टेट रहेगा। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे आए हम तो होता है सोवर्ण स्टेट। सोवर्ण स्टेट को अगर हम हिंदी में बोलें तो होता है संप्रभु राष्ट्र या संप्रभु राज्य कह दीजिए। संप्रभु राज्य मतलब कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है हर किसी मामले में, और हेड ऑफ स्टेट भी है वो इसका खुद का अपना रहेगा। नाम मात्र के लिए भी किसी दूसरे देश का हेड ऑफ स्टेट इसका हेड ऑफ स्टेट नहीं रहेगा। कुल मिला के ये पूरी तरह से एक हम कहें तो संप्रभु है, पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य है, फुल्ली सोवर्ण स्टेट है ये, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जैसे हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हम क्या हो गए, सोवर्ण स्टेट हो गए, हम एक संप्रभु राष्ट्र हो गए। 25 जनवरी 1950 तक हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम संप्रभु राष्ट्र बन गए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें समझना ये है कि भारत 1947 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 है उस दिन क्या हुआ, और इन दोनों दिनों के बीच में है वो क्या क्या हुआ, इसकी पूरी है वो यात्रा अभी हम समझते हैं। चलिए, तो 1947 से 1950 की जो यात्रा है उसको अगर हम 5 चरणों में अगर देखें हम तो कुछ इस प्रकार से हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश क्या था, कॉलोनी था ब्रिटेन की। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश है वो आज़ाद हो गया, उससे पहले हमारा देश है वो ब्रिटेन की कॉलोनी था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश कैसे आज़ाद हो गया, कैसे स्वतंत्र हो गया? क्या ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 6 था, उसने बोला कि चलो भाई कल से तुम आज़ाद हो, यू आर ए फ्री कंट्री, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने बोला कि नाउ यू आर फ्री कंट्री, चलिए आप कल से आज़ाद हो गए, या फिर कहीं पे लिखा हुआ था? तो दोस्तों ये चीज़ है कि भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होगा, इसका रिलेशन है इस एक्ट से, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर है वो लिखा हुआ था कि भारत है वो स्वतंत्र होगा, और इसकी जो स्वतंत्रता की, इसकी जो इंडिपेंडेंस की जो डेट है वो लिखी थी कि 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट लागू हो जाएगा। और ये एक्ट लागू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा देश है वो स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस एक्ट का हमारे देश की स्वतंत्रता से जो एक जुड़ाव है जिसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद में फिर हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो हमारे देश का जो संविधान निर्माण था उसका काम हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है। तो नवंबर 1946 में है वो संविधान सभा के चुनाव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन होते हैं, और दिसंबर 1946 में है वो संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है। संविधान सभा की जो बैठकें हैं, जो मीटिंग्स है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद में 26 नवंबर 1949 को लगभग 3 साल के बाद में हमारा देश का संविधान है वो बन के तैयार हो जाता है। और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 जो है वो हमारे देश के संविधान के लागू होने की तिथि है। 26 जनवरी 1950 हमारे देश के संविधान के लागू होने का दिन है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
कि संविधान के लागू होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हमारा देश है वो गणतंत्र हो गया है। गणतंत्र होना और संविधान लागू होना दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों में काफ़ी अंतर है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम इस एक्ट को समझेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट था। और ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविज़न थे, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है हमारे देश की स्वतंत्रता और उसके बाद में गणतंत्र होने की दिशा में है, वो एक माइलस्टोन था। तो इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये जो एक्ट है ये कहाँ पारित हुआ? ये पारित हुआ ब्रिटेन की संसद में। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट यानी कि किंग जॉर्ज सिक्स्थ है, वो इस एक्ट पे हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि एसेंट देते हैं, और ये एक्ट है वो पास हो जाता है। और इस एक्ट के अंदर लिखा था कि ये एक्ट है, डेट ऑफ इनएक्टमेंट यानी कि जो लागू होने की तिथि है वो क्या रहेगी? 15 अगस्त 1947, यानी कि ये वही तारीख है जो हमारी स्वतंत्रता की तारीख है। तो इस एक्ट के अंदर लिखा था कि 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट लागू हो जाएगा, इस एक्ट का इनेक्टमेंट हो जाएगा। मतलब जैसे ये एक्ट लागू हुआ, हम है वो स्वतंत्र हो गए, हमारा देश। और इस एक्ट के लागू होने से और क्या क्या हुआ उसको देखिए हम। तो 15 अगस्त 1947 को जैसे ये एक्ट लागू हुआ, जैसा कि आपको पता है, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, भारत से ब्रिटिश शासन का है वो अंत हो गया। इसी के साथ वायसरॉय का जो पद था वो भी समाप्त हो गया। वायसरॉय का जो पद है, वायसराय का जो पद है, ये आमतौर पे गवर्नर जनरल और वायसराय है वो दोनों एक ही व्यक्ति के पास में पद होता था। वायसराय है चूँकि वो ब्रिटेन का जो किंग होता था उसका एक प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके रूप में काम करता था, तो इसको वायसराय कहा जाता था। और चूँकि ब्रिटेन के किंग का प्रतिनिधि होने के नाते वो भारत का प्रशासक भी था, एडमिनिस्ट्रेटर था ये, तो गवर्नर जनरल भी होता था। तो आमतौर पे ये एक ही व्यक्ति होता था जिसको ये दोनों पदवियां मिली हुई होती थी। तो जैसे ही ये एक्ट लागू होता है, मतलब ब्रिटिश शासन का अंत हो गया हमारे यहाँ से, तो अब ब्रिटेन का जो किंग जॉर्ज सिक्स था उससे अब हमारा इतना कोई रिलेशन रहा नहीं। तो मतलब कि ये वायसरॉय का पद है ये भी उस दिन खत्म हो गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल का जो पद है इसको हमने कंटिन्यू रखा। लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो है, जो ब्रिटेन के आखिरी गवर्नर जनरल और वायसरॉय थे और हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल भी थे, उनको हमने गवर्नर जनरल की पोस्ट पे हमने होल्ड कर लिया। क्योंकि दोस्तों ट्रांजिशन फेज़ यानी कि संक्रमण काल चल रहा था, अभी हम आज़ाद हुए हैं, हमारे देश का संविधान बन रहा था, अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इस बीच में चीज़ें हैं वो थोड़ी ठीक ठाक चले, स्मूथली चले। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने तय किया कि हम लॉर्ड माउंटबेटन को होल्ड करेंगे गवर्नर जनरल के पद पे। और इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि उस टाइम तक हमारे देश में बहुत सी देसी रियासतें थी, लगभग 600 के करीब। तो लॉर्ड माउंटबेटन है वो ब्रिटिश नेवी के चीफ भी रह चुके थे, एडमिरल थे। और इसके साथ में ब्रिटेन का जो शाही घराना था, जो शाही राज परिवार था, उससे इनका है वो एक संबंध भी था, एक तरह से उस परिवार से ये आते थे। तो इनका प्रिंसली स्टेट्स जो है, देसी रियासतें हैं, उनके साथ में इनका संबंध अच्छा था। तो कूटनीति का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि हम लॉर्ड माउंटबेटन को होल्ड करेंगे। ठीक है। इसके बाद में इस एक्ट के अंदर लिखा
कि दो डोमिनियन होंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, और इन दोनों डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल भी हो सकता है, और अगर वो चाहें तो दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने तो माउंटबेटन को होल्ड किया और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना है वो वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने। तो एक दो डोमिनियन का है इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था। अब चूँकि आज़ादी मिल चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशन अभी लागू नहीं हुआ है, संविधान अभी लागू नहीं हुआ है, तो इस बीच में शासन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा? तो इस एक्ट के अंदर लिखा था कि जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत है वो शासन चलेगा। ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए कि मूल संविधान में जो 395 टोटल आर्टिकल्स थे, लगभग 200 आर्टिकल हमने इसी एक्ट से उठाए हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जिला प्रशासन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अभी आज देख रहे हैं, ये सब इस एक्ट के अंदर थी। तो हम इस एक्ट के अभ्यस्त हो चुके थे, हम उस व्यवस्था के अभ्यस्त हो चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो इस एक्ट को है वो हम अपना लेते हैं। तो लगभग 200 के करीब जो आर्टिकल्स हैं हमने इस एक्ट से लिए, और हमारे संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक है वो इस एक्ट के तहत है वो हमारा शासन का काम है वो इस एक्ट के तहत चला। ठीक है, इसके बाद में फिर संविधान बनने का काम शुरू हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रोविज़न था इस एक्ट के अंदर कि एक संविधान सभा होगी, और उस संविधान सभा को पूरा अधिकार था, उस संविधान सभा को अनलिमिटेड पावर था। ये संविधान सभा कोई भी रूल बनाने में, कोई भी कानून बनाने में है वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी, और ये संविधान सभा किसी भी एक्ट को खारिज भी कर सकती थी। ये संविधान सभा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी खारिज कर सकती थी, और ये संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी खारिज कर सकती थी। ये सब लिखा हुआ था इस एक्ट के अंदर। तो कुल मिला के जो हमारी संविधान सभा थी, इसको फुल अथॉरिटी थी कि वो कोई भी नियम बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, और किसी भी कानून को वो हटा सकती है। तो हमारी संविधान सभा के पास में बहुत पावर थी, यूँ कहे तो अनलिमिटेड पावर थी। तो हमारी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी। लगभग 3 साल तक है वो हमारे देश के संविधान पे काम होता रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर BN राय है जो लीगल एडवाइज़र थे। तो ऐसे ही मतलब बहुत से विद्वान थे हमारी संविधान सभा के अंदर, और लगभग 60 देशों का संविधान है। हम लोगों ने पढ़ा उसको, और उसके ऊपर उसके अच्छे अच्छे जितने भी क्लॉज थे, उसके जितने भी कानून थे, उसके हमारी संविधान सभा के समक्ष रखा गया, और उस पर काफ़ी बहस हुई। संविधान के हर एक आर्टिकल के हर एक क्लॉज पे काफ़ी बहस हुई, और फिर आम तौर पे एक सहमति बना के है वो काम किया गया और संविधान को बनाया गया। तो लगभग 3 साल में है वो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान है वो बन के तैयार हो गया। हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, जो संविधान की उद्देशिका है, वो ऊपर आ गई इस दिन। और अब सामने हमारे एक प्रश्न आता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, तो फिर हमने 2 महीने तक वेट क्यों किया? जो हमारी संविधान की लागू होने की जो तिथि है वो 26 जनवरी है, वो क्यों थी? आखिर इस 2 महीने तक वेट करने का क्या मतलब था, या हमने क्यों वेट किया? तो इसका उत्तर हमें मिलेगा। हमारे संविधान की मूल संविधान जो था उसकी एक आर्टिकल है,
आर्टिकल 394 अगर आपने पढ़ा हो तो इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे संविधान है उसके जो लागू होने की तिथि है वो 26 जनवरी 1950 होगी और इसके साथ ही कुछ प्रावधान है वो उसी दिन लागू हो जाएंगे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। ये क्या क्या प्रोविज़न थे? ये प्रोविज़न थे, एक तो नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल थे। हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के आर्टिकल्स है, जिसमें 5 से 9 तक के जो आर्टिकल है वो इसी दिन लागू हो गए थे। इसके अलावा अभी हमें चुनाव भी करवाने थे, तो चुनाव से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे कुछ, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल वो है आर्टिकल 324। चुनाव से संबंधित जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल है 324, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमारा एक इलेक्शन कमीशन होगा, चुनाव आयोग होगा, और उस चुनाव आयोग की क्या क्या उसकी शक्तियां होंगी और कैसे कैसे वो चुनाव करवाएंगे, तो ये सब उसमें था। तो जो आर्टिकल 324 है ये भी इसी दिन ही लागू हो गया था। इसके अलावा कुछ टेम्परेरी प्रोविज़न्स थे जो आमतौर पे हमारे संविधान के आर्टिकल 365 के बाद के प्रोविज़न्स है वो टेम्परेरी प्रोविज़न्स होते हैं। उसमें से कुछ प्रोविज़न है वो भी इसी दिन लागू हो गए थे। अब कुछ प्रावधान तो इस दिन लागू हो गए थे, लेकिन इसमें कहा गया कि चूंकि कुछ प्रावधान है भले ही ये आज लागू हो जाएं 26 नवंबर को, लेकिन हमारे जो संविधान की लागू होने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 ही रहेगी। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये आता है कि आखिर हमने 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना? इस दिन का क्या महत्व था? ये दिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि हमने 2 महीने तक वेट किया हमारे संविधान को लागू करने के लिए? तो इस दिन का महत्व समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 का दिन है, वो हमने क्यों चुना संविधान को लागू करने के लिए? इस दिन का आखिर इतना क्या महत्व था? तो इस दिन का है वो बहुत महत्व था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम है, हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, उसमें इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है और उसको हम समझते हैं। 1929 की बात है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस के अधिवेशन आमतौर पे है वो सर्दियों में ही चलते थे, तो दिसंबर का महीना था, दिसंबर 1929। तो जवाहरलाल नेहरू है वो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो भी जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। हमारे कांग्रेस के कुछ हमारे नेता थे और कुछ और भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका ये मानना था कि अगर हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो भी हम खुश हैं। डोमिनियन स्टेटस भी अगर हमें मिल जाए तो उस स्वतंत्रता से भी है वो हम काम चला सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन दोनों का है वो थोड़ा अलग मानना था। और हालांकि उस टाइम तक है वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है, दोनों मिल के काम करते थे, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम तक। तो इन दोनों ने कहा कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस हम क्यों लें, नाम मात्र के लिए भी क्यों किसी के हम गुलाम रहे, है ना। तो हमें है वो पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और हम तो 31 दिसंबर 1929 का दिन था और उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण था और तिरंगा फहराया गया 1930 तक। और इसके साथ में एक संकल्प लिया गया कि
26 जनवरी मतलब 26 दिन बाद में हम अंग्रेज़ों से है वो आज़ादी ले लेंगे। तो इस दिन को एक विशेष महत्व देने के लिए हमारी संविधान सभा है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भले ही हमने संविधान है वो बना के तैयार कर लिया है, लेकिन हमारे जो संविधान को लागू करने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 रहेगी। तो इस दिन को एक विशेष सम्मान देने के लिए है वो हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को लागू करने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 को सेलेक्ट किया। अब क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था आखिर। हमारे संविधान की मूल संविधान की जो आर्टिकल 395 है, ये आर्टिकल है रिपील का। रिपील यानी कि डिलीट है बोल सकते हो आप, खारिज करना भी बोल सकते हो। तो आर्टिकल 395 जो है उसके अंदर लिखा था कि आज से, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, आज से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसी एक्ट के तहत हम आज़ाद हुए थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस एक्ट के तहत हमारा शासन चल रहा था अब तक। तो इस आर्टिकल में लिखा था कि आज से ये दोनों एक्ट जो है ये रिपील हो जाएंगे, यानी कि ये खारिज किए जाते हैं। तो जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जैसे ही खत्म हुआ, तो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा, यानी कि एक डोमिनियन राज्य होगा। तो जैसे ही ये एक्ट खारिज होता है, हमारा देश है वो, उसका जो डोमिनियन जो स्टेटस होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो अब तक कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो हमारे हेड ऑफ स्टेट्स का जो पद है वो गवर्नर जनरल का था। अब हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो हमारा गवर्नर जनरल की बजाय हमारा हेड ऑफ स्टेट हो गया प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। और इसके साथ ही हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, हमारे देश की जो संप्रभुता है वो किसके हाथ में आ जाती है? हमारे देश के नागरिकों के हाथ में, है ना। और हेड ऑफ स्टेट हमारा जैसे ही प्रेसिडेंट हो जाता है, तो संविधान सभा ने मिलके और ये तय किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे देश के इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे। इंटरिम प्रेसिडेंट एक तरह से आप कह सकते हो कि जब तक है वो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो आंतरिक राष्ट्रपति रहेंगे हमारे देश के। तो 1950 से 1952 तक 2 साल है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के इंटरिम प्रेसिडेंट रहते हैं, और 1952 में है वो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो लगातार 2 चुनाव है वो राष्ट्रपति के 2 बार है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, और 2 साल के लिए इंटरिम राष्ट्रपति होते हैं और 10 साल के लिए है वो निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं। तो ये हेड ऑफ स्टेट हमारे हैं वो उस दिन चेंज हो गए थे, और जैसे ही हेड ऑफ स्टेट हमारा है वो चेंज हुआ, और इसके साथ ही हमारा देश है वो रिपब्लिक हो गया, हमारा देश है वो गणतंत्र हो गया। तो अभी थोड़ा सा उस टाइम पे जो हेड ऑफ स्टेट्स जो थे कौन कौन थे उस टाइम 1947 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक है वो हेड ऑफ स्टेट्स कौन कौन थे, क्या क्या थे, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। उस दौरान के हेड ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें, हेड ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें 1947 से 1950 तक, तो 14 अगस्त 1947 तक जो हमारे हेड ऑफ स्टेट थे
वो थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, और जो पद था वो था वायसराय और गवर्नर जनरल का, क्योंकि तब तक हमारा देश है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और वायसराय का पद है वो उस टाइम तक था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और वायसराय का जो पद है ये समाप्त हो गया था। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है, लॉर्ड लुई माउंटबेटन है, वो हमारे देश के हेड ऑफ स्टेट होते हैं और ये गवर्नर जनरल हो जाते हैं। वायसराय का पद यहाँ से हट जाता है। तो 21 जून तक है वो 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं। उसके बाद में 22 जून 1948 से लेके और 25 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो हमारे देश के गवर्नर जनरल होते हैं। तो दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा हेड ऑफ स्टेट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे हेड ऑफ स्टेट का जो पद है, जो पोस्ट है, उसका नाम क्या हो गया अभी? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है 1950 से 1952 तक है वो 2 साल के लिए इंटरिम राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति होते हैं। और 1952 से 1962 तक 10 साल तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के निर्वाचित राष्ट्रपति रहते हैं। ये जो रिपब्लिक वर्ड है इसका मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो गणतंत्र है। और ये रिपब्लिक शब्द कहाँ से आया है? तो ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है, रेस रिपब्लिका। रेस रिपब्लिका का मतलब है कि रिलेटेड विद पब्लिक। रिलेटेड विद पब्लिक यानी कि कोई भी है वो पब्लिक की चीज़। रिलेटेड विद पब्लिक अगर मतलब आया है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है। मतलब कि कोई भी वो चीज़ जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? वो होगी आपकी रिपब्लिक। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो शासन जो है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। शासन जो है वो किसी के बाप की, किसी के वंशानुगत है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जो शासन है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो है जनता की, वो है पब्लिक की। तो रिपब्लिक का मतलब है वो मोटा मोटा आप ये मान के चल लीजिए कि रिलेटेड विद पब्लिक, यानी कि लोगों से संबंधित है। और लोगों से संबंधित किस सेंस में है? वो है शासन के संबंध में, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में। अब हम बात करते हैं कि रिपब्लिक होने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि रिपब्लिक होने के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें वो हैं जिसको देख के लगेगा कि हाँ भाई ये एक रिपब्लिक कंट्री है। तो इसकी रिपब्लिक होने की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपका हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए। राज्य प्रमुख है वो मतलब कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ये हेड ऑफ स्टेट जो है वो एक तरह से इलेक्टेड होना चाहिए। इसका पहला है वो, इसका ये अर्थ होता है। दूसरा अगर इसका हम लक्षण देखें तो नो प्रिविलेज क्लास। नो प्रिविलेज क्लास इन द सेंस कि कोई भी है वो विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए जिन्हें किसी धर्म है, किसी जाति है या किसी कुल के आधार पे उसको वरीयता मिले या उसको कुछ है वो प्रिविलेज मिले। तो कोई प्रिविलेज क्लास वो नहीं होनी चाहिए। इसका जो अगला लक्षण है ये है पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल। तो यहाँ पे पब्लिक ऑफिसेस का मतलब जो है वो पब्लिक पोस्ट से है। यानी कि आप मान लीजिए कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपका चीफ मिनिस्टर है,
या कलेक्टर है, एसपी है, मतलब कि कोई भी ऐसी जो ऑफिस, कोई भी ऐसा जो सरकारी पद है वो सबके लिए खुला होना चाहिए। हर कोई कंपटीशन करके या इलेक्शन लड़के यहाँ तक पहुँच सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल, ये एक इसका लक्षण है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब है जो संप्रभुता जो है, जो सॉवरेंटी है, वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, पब्लिक के पास होनी चाहिए। वो किसी राजा या किसी धर्मगुरु के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। पॉपुलर सॉवरेंटी है वो पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए। तो गणतंत्र होने के ये लक्षण हैं। अगर ये 4 चीज़ें हैं वो किसी देश में अगर हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो देश है वो एक गणतंत्र देश है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद में हमें एक और कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है कि आखिर राजतंत्र से लोकतंत्र और फिर गणतंत्र है, उसकी यात्रा है वो कैसे कैसे होती है। और ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो हमारे आज का जो है वो लगभग आपको कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। आम तौर पे जो राजतंत्र और लोकतंत्र है, यानी कि जो मोनार्की और डेमोक्रेसी है, वो एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं। तो राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है? राजतंत्र से गणतंत्र तक है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचा जाता है, इस ग्राफ की मदद से है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, इस डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनार्की। मोनार्की यानी कि राजतंत्र, मतलब कि राजा का शासन, यानी कि ये जो शासन है ये एक तरह से वंशानुगत शासन है। राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये इस तरह से है वो चलता आ रहा है। इसके अंदर मोनार्की जो है, अगर इस मोनार्की का शुद्ध रूप अगर देखा जाए या इसका अगर ट्रेडिशनल अगर मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होगा एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि पूर्ण राजतंत्र। पूर्ण राजतंत्र यानी कि राजा के पास में पूरी शक्ति है, राजा है वही कानून बनाता है, राजा है वही कानून लागू करता है, सज़ा भी वही देगा, और कानून का जो व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, वो भी राजा ही करेगा। और वैसे राजा के कुछ मंत्री भी होते हैं, लेकिन अगर राजा चाहे तो किसी के भी फैसले को पलट सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, इसमें पूरी तरह से जो ताकत है, सत्ता है, वो पूरी तरह से राजा है वो इस पूरी तरह से सत्ता के केंद्र में है। यानी कि जो प्रशासन जो है और जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसके ऊपर राजा का पूरा पूरा है वो अधिकार है, राजा के ऊपर ही केंद्रित है। मेरा आदेश ही मेरा शासन है। तो ये इस तरह की एक तरह से व्यवस्था होती है। और दूसरी तरह अगर हम डेमोक्रेसी का अगर शुद्ध रूप देखा जाए या इसका लास्ट स्टेज अगर देखा जाए तो ये रिपब्लिकन डेमोक्रेसी होता है, जिसको हम गणतांत्रिक लोकतंत्र भी कहते हैं। गणतांत्रिक लोकतंत्र यानी कि जिसमें राजा जो है, हेड ऑफ स्टेट है, वो चुना हुआ होगा, इलेक्शन से होगा, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होगा। तो रिपब्लिकन का मतलब ये है कि कोई भी वो चीज़ है जो वंशानुगत ना हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ना हो, उसका मतलब है रिपब्लिकन या गणतंत्र, ठीक है। तो राजतंत्र से गणतंत्र तक की जो यात्रा है, इसके अंदर अगर अगले स्टेप में हम देखें तो यहाँ पे मोनार्क के पास में एब्सोल्यूट पावर है, यानी कि राजा के पास में एब्सोल्यूट पावर है। फिर इसके बाद में है वो धीरे धीरे एक क्रांति होती है, लोगों में चेतना आती है, लोग आंदोलन करते हैं। फिर इसके बाद में एक व्यवस्था बनती है जिसको मिक्स्ड मोनार्की कहते हैं। ये कहीं कहीं पे एक ये व्यवस्था बनती है। इसमें राजा के पास अधिकांश अधिकार रहेंगे, लेकिन कुछ अधिकार जो है वो जनता के पास भी होते हैं। तो इसको मिक्स मोनार्की कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला स्टेप है उसको अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि गणतंत्रीय राजतंत्र,
गणतंत्रीय राजतंत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। इसके अंदर जो मोनार्क है या जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अधीन होता है। मतलब यहाँ पे राजा ऊपर नहीं है, यहाँ पे संविधान ऊपर है और ये राजा जो है ये संविधान के तहत ही काम करता है। और एक कह सकते हैं कि जस्ट है रबर स्टाम्प। तो राजा के पास यहाँ पे कोई इतना पावर नहीं है। जो सबसे ज़्यादा शक्ति है वो किस में निहित है? संविधान में है। और इसके बाद तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जो डेमोक्रेसी है, प्योर डेमोक्रेसी देखने को मिली है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पे मोनार्क भी नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पे जो राज्य प्रमुख है वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक सबके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की, अगर हम पूर्ण राजतंत्र की बात करें तो वर्तमान में कुछ एक देश हैं जिनमें ये व्यवस्था है वो देखने को मिलती हैं, इनके लगभग इसके आसपास। जैसे अगर हम बात करें तो एक देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में है वो, वहाँ के राजा जो है उनका शासन है और राजा का बेटा है वो राजा बनता है। तो लगभग कह सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइप का ही एक सिस्टम है, इसके आसपास का एक सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक देश है उत्तर कोरिया। हालांकि यहाँ पे चुनाव भी होते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जिस देश का जो राजा है वो अपने देश के रक्षा मंत्री को तोप के सामने खड़ा करके उड़ा सकता है, वहाँ पे क्या ही होगा, वहाँ पे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया में भी है वो लगभग राजतंत्र के आसपास का एक सिस्टम है। और इसके अलावा एक हम बात करें तो यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी। कहाँ है ये? इटली में है। तो ये जो वेटिकन सिटी है इसको भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये राजतंत्र के आसपास का यहाँ पे सिस्टम है। यहाँ का जो राज्य प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो पोप होता है जो उनका धर्म गुरु होता है। अब अगर हम मिक्स्ड मोनार्की की बात करें तो आपने एक देश का नाम सुना होगा, जॉर्डन। तो जॉर्डन कंट्री है, उसमें वहाँ के राजा के पास अधिकार है और कुछ वहाँ की जनता के पास भी अधिकार है। तो लगभग मिक्स्ड मोनार्की के टाइप का वहाँ पे सिस्टम है। और एक और देश है ओमान। ये दोनों मुस्लिम देश हैं और इन दोनों में मिक्स्ड मोनार्की के टाइप का कोई एक सिस्टम काम करता है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, गणतंत्रीय राजतंत्र की, तो इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है यूके। यूके यानी कि जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम है। तो यूके में क्या है कि यहाँ का जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन काम करेगा एज ए रबर स्टाम्प। तो दोस्तों आपने अगर यूके के इतिहास में पढ़ा हो तो 1688 में 1688 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक श्वेत क्रांति होती है जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवमयी क्रांति भी कहा जाता है। तो 1688 से पहले है वो ब्रिटेन के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की या मिक्स्ड मोनार्की टाइप का कोई सिस्टम काम करता था। लेकिन उसके बाद में फिर जनता के अंदर आंदोलन हुआ, राजा से है वो जनता खुश नहीं थी और राजा के महलों का घेराव कर लिया गया। तो राजा है वो अपने महल छोड़ के भाग गया। फिर राजा के परिवार के ही दो सदस्य हैं, उनकी बेटी और उसके दामाद है, उनको जनता ने है वो सिंहासन पे बिठाया और उनको है वो राजा घोषित कर दिया। लेकिन उस दिन से है वो तय हो गया कि आज से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेगा। राजा जो है वो संविधान से ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पे राजा के पास में है वो एक तरह से देखा जाए तो नाम मात्र की शक्ति होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोप जो है वो इतना एक तरह से कहे तो विकसित महाद्वीप है और उसके अंदर भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो और भी ज़्यादा डेवलप है।
लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहाँ पे आज भी है वो राजतंत्र है वो चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है, जो बहुत ही विकसित देश हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ब्रिटेन का जो क्राउन है उसको अपना हेड ऑफ स्टेट्स मानते हैं आज भी। और अगर हम हमारे आसपास में अगर हम देखें, हमारे एशिया में, तो थाईलैंड है, भूटान है, यहाँ पे एक तरह से ये वाला सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा एक महाविकसित देश है जापान। इतना विकसित देश है लेकिन आज भी है वो राजतंत्र को ढो रहा है। तो इस मामले में हम है वो इन देशों से काफ़ी आगे हैं। तो इन देशों में अभी भी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम चलता है, यानी कि राजतंत्र यहाँ पे भी है वो किसी न किसी रूप में ज़िंदा है। अगर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, गणतांत्रिक लोकतंत्र की, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा देश भारत। इसके अलावा अमेरिका है और ब्राज़ील है, और अगर यूरोप में अगर हम बात करें तो फ्रांस हो गया और जर्मनी है, इटली है। और अगर हमारे आसपास में पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी देश जो है वो एक तरह से रिपब्लिकन कंट्रीज़ हैं, एक गणतंत्रीय देश हैं। तो यहाँ तक समझ में आया आपको दोस्तों? तो राजतंत्र से गणतंत्र की जो ये यात्रा है किस किस फेज़ में हुई है ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम लेक्चर के अगले पड़ाव में चलते हैं। ये जो रिपब्लिक वर्ड है इसका मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो गणतंत्र है। और ये रिपब्लिक शब्द कहाँ से आया है? तो ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है, रेस रिपब्लिका। रेस रिपब्लिका का मतलब है कि रिलेटेड विद पब्लिक। रिलेटेड विद पब्लिक यानी कि कोई भी है वो पब्लिक की चीज़। रिलेटेड विद पब्लिक अगर मतलब आया है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है। मतलब कि कोई भी वो चीज़ जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? वो होगी आपकी रिपब्लिक। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो शासन जो है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। शासन जो है वो किसी के बाप की, किसी के वंशानुगत है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जो शासन है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो है जनता की, वो है पब्लिक की। तो रिपब्लिक का मतलब है वो मोटा मोटा आप ये मान के चल लीजिए कि रिलेटेड विद पब्लिक, यानी कि लोगों से संबंधित है। और लोगों से संबंधित किस सेंस में है? वो है शासन के संबंध में, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में। अब हम बात करते हैं कि रिपब्लिक होने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि रिपब्लिक होने के लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें वो हैं जिसको देख के लगेगा कि हाँ भाई ये एक रिपब्लिक कंट्री है। तो इसकी रिपब्लिक होने की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपका हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए। राज्य प्रमुख है वो
मतलब कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ये हेड ऑफ स्टेट जो है वो एक तरह से इलेक्टेड होना चाहिए। इसका पहला है वो इसका ये अर्थ होता है। दूसरा अगर इसका हम लक्षण देखें तो नो प्रिविलेज क्लास। नो प्रिविलेज क्लास इन द सेंस कि कोई भी है वो विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए जिन्हें किसी धर्म है, किसी जाति है या किसी कुल के आधार पे उसको वरीयता मिले या उसको कुछ है वो प्रिविलेज मिले। तो कोई प्रिविलेज क्लास वो नहीं होनी चाहिए। इसका जो अगला लक्षण है ये है पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल। तो यहाँ पे पब्लिक ऑफिसेस का मतलब जो है वो पब्लिक पोस्ट से है। यानी कि आप मान लीजिए कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपका चीफ मिनिस्टर है या कलेक्टर है, एसपी है, मतलब कि कोई भी ऐसी जो ऑफिस, कोई भी ऐसा जो सरकारी पद है वो सबके लिए खुला होना चाहिए। हर कोई कंपटीशन करके या इलेक्शन लड़के यहाँ तक पहुँच सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल ये एक इसका लक्षण है। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब है जो संप्रभुता जो है, जो सॉवरेंटी है, वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, पब्लिक के पास होनी चाहिए। वो किसी राजा या किसी धर्मगुरु के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। पॉपुलर सॉवरेंटी है वो पब्लिक के हाथ में होनी चाहिए। तो गणतंत्र होने के ये लक्षण हैं। अगर ये चार चीज़ें हैं वो किसी देश में अगर हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो देश है वो एक गणतंत्र देश है। तो अभी हम चर्चा के इस आखिरी पड़ाव में हमारा एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट में कि आखिर हमने इतनी बड़ी लंबी चर्चा की है गणतंत्र होने की, तो आखिर हमारा देश है या हम है वो किस स्तर तक गणतंत्र हो पाए हैं। ठीक है, तो अगर हम गणतंत्र देखिए, अगर किसी चीज़ को अगर हम जांचना चाहें किसी को, तो दो स्तर पे हम है उसको जांच करते हैं। एक तो वो चीज़ है वो प्रोसीजरल या फॉर्मल सेंस में क्या है, यानी कि औपचारिक रूप से है वो उसकी जांच होती है। और दूसरी अगर हम बात करें सब्सटेंटिव सेंस में, यानी कि आंतरिक रूप से या तात्विक रूप से। तो रिपब्लिक के सेंस में, गणतंत्र के सेंस में अगर हम बात करें तो कुछ औपचारिकताएं होती है, कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं। अगर ये सब हम फुलफिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गणतंत्र हैं। और इसके बाद में कुछ चीज़ें होती है कि हम अंदर से कितना गणतंत्र हो पाए हैं, तो उसको चेक करने की भी कुछ एक पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसीजरल या फॉर्मल सेंस में देखते हैं, औपचारिक रूप से, कि हम गणतंत्र होने की औपचारिकताएं पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हेड ऑफ स्टेट हमारा जो है इलेक्टेड होता है क्या? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो हेड ऑफ स्टेट हमारा है वो इलेक्टेड होता है। पॉपुलर सॉवरेंटी हमारी जनता के हाथ में है। जी बिल्कुल, पॉपुलर सॉवरेंटी हमारे देश की जनता के हाथ में है। नो प्रिविलेज क्लास, कोई हमारे देश में प्रिविलेज क्लास है? तो बिल्कुल हमारे देश में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। हाँ, कभी कभी राज्यसभा के जो 12 MP जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उन पे कभी कभी क्वेश्चन उठता है, लेकिन चूँकि वो किसी एक ख़ानदान या किसी एक घराने के होने की वजह से है वो नहीं चुने जाते हैं। वो सब अपने अपने फील्ड के अंदर है एक्सपर्ट होते हैं, चाहे कला के मामले में देखिए आप, चाहे साहित्य के मामले में या फिर खेल के मामले में, संगीत के मामले में, जो भी है वो अपने अपने क्षेत्र में चूँकि वो एक्सपर्ट होते हैं इसलिए उनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसको हम प्रिविलेज क्लास के अंदर नहीं मान सकते। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई प्रिविलेज क्लास है वो नहीं है। इसके बाद में पब्लिक ऑफिसेज फॉर ऑल बिल्कुल है। हर कोई चुनाव लड़के है वो आगे जा सकता है और कंपटीशन देके और किसी भी सरकारी सेवा में, किसी भी सरकारी पोस्ट तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से हम है वो रिपब्लिक होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। अब आंतरिक रूप से हम कितने रिपब्लिक हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो मैं चाहूँगा कि है वो आप इसके ऊपर खुद अपना विचार व्यक्त करें और
मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो तो आपको सुननी है, लेकिन आपको खुद है वो अपने आप इस पे विचार करना है कि क्या वास्तव में हम रिपब्लिक हो पाए हैं या नहीं। और आंतरिक रूप से जो एक अंदर रिपब्लिक होने की जो एक कह सकते हैं कि एक अंदर से एक जो भाव होता है रिपब्लिक होने का, गणतंत्र होने का, वो हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो पॉलिटिक्स की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर कितने पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे लीडर हैं जो कि इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर है क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल घराने से संबंध रखते हैं या फिर वो अपनी काबिलियत से हैं। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं तो आपको पॉलिटिक्स करने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल है, और इवन ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसको राजनीति का जो है वो बचपन से ही उसको अनुभव रहता है उसको, लेकिन उसका ये मतलब, लेकिन उसका है वो इस सेंस में वो होना चाहिए कि उसको उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए, राजनीति का उसको कितना अनुभव है और उस योग्य है या नहीं है। तो यहाँ पे योग्यता है वो मैटर करती है। तो इसमें आप चेक करिएगा कि हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हो गए या फिर कुछ प्रधानमंत्री कह लीजिए, तो क्या वो सिर्फ इसलिए वहाँ तक पहुँचे हैं कि वो उस घराने से संबंध रखते हैं, उस राजनीतिक घराने से, या फिर वो अपनी काबिलियत के दम पे आए हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप विचार करिएगा। नेक्स्ट अगर हम जुडिशरी की बात करें, न्यायपालिका की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर भी काफ़ी बहस होती है। और हमारे देश की जो मैं कहूँ कि जो हायर जुडिशरी है, महिलाओं का परसेंटेज वहाँ पे 4 से 5% है। आज भी महिलाएं हैं वो जनसंख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। जनसंख्या पुरुष और महिलाओं की लगभग आधी आधी है, लेकिन हायर जुडिशरी के अंदर आखिर क्या कारण है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, सिर्फ 5% से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और इसके अलावा जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके ऊपर भी काफ़ी है वो उंगलियां उठती है, उसके ऊपर भी काफ़ी बहस होती है। मतलब जो न्यायपालिका जो हायर जुडिशरी है उसके लगभग 50% पदों पे कुछ एक घराने हैं, लगभग 200 के करीब परिवार हैं, उसका है वो इसके ऊपर आधिपत्य दिखता है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसका भी ऊपर बहुत है वो उसकी आलोचनाएं होती है। और इसके अलावा अगर हम समाज में देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें, तो एक है हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था। ये जो कास्ट सिस्टम है इसके अंदर एक चीज़ आप नोटिस करना कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन जो है, व्यक्ति का जो पेशा है, वो उसके जन्म से तय हो जाता है। वो किस कास्ट के अंदर जन्म लेता है ये उससे ही तय हो जाता है। तो जो रिपब्लिक होने की जो एक शर्त होती है उसके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो जन्म से तय होती है व्यक्ति के, वो अगर हमारे देश में, हमारे समाज में किसी भी तरह से अगर वो मौजूद है तो हम उतने ही अनुपात में है वो गणतंत्र होने से दूर होते रहते हैं, उनसे दूर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ है वो हमारे समाज में, हमारे देश में नहीं होनी चाहिए जो जन्म से ये तय करे कि ये व्यक्ति क्या है, वो प्रोफेशन रहेगा इसका, ये व्यक्ति क्या करेगा। तो जन्म से रिलेटेड या जन्म से कोई भी तय होने वाली चीज़ है वो जितनी हमारे समाज में, जितनी हमारे देश में रहेगी, उतना ही हम रिपब्लिक होने से दूर होते रहेंगे। तो हमारी आज की जो चर्चा है इसका सार यही है, इसका जीस्ट जो है इसका ये है कि औपचारिक रूप से तो हम गणतंत्र होने की सारी जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं,
लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से अगर हम बात करें सब्सटेंटिव सेंस में, अंदर से हम गणतंत्र हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इसके ऊपर अभी हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसमें अभी हमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है और बहुत ही व्यापक स्तर पे सुधार की आवश्यकता है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। हम मिलते हैं हम अगले बार किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।